Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस को जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली प्रीवियस ईयर हैं बट आपको सिलेक्टेड मिलेंगे प्रीवियस ईयर भी, तो इससे पता लगेगा जो हमने उस दिन मैराथन सेशन लिया था हिंदी का, जो एक ही सेशन था 1.5 घंटे का, अपने आप में मास्टर सेशन कह सकते हो आप उसको। हिंदी में एक सेशन देख करके मिनिमम 10 अचीव किए जा सकते हैं आउट ऑफ 15। तो ये बात आज आपको पता भी लगेगी। और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन उठाए हैं, तो देखिएगा एक बार। सिलेबस सेम रहता है, चाहे आप पेपर 1 दें, लैंग्वेज 1 लें, लैंग्वेज 2 लें, पेडागोजी सभी के लिए सेम रहती है। तो कुछ 30 क्वेश्चंस रहेंगे, आउट ऑफ 30 कितने ठीक होते हैं ये देखिएगा और समझेंगे प्रॉपर तरीके से हिंदी को। जिन लोगों को हिंदी से भी डर लगता है उनको भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ना, तो स्कोर अच्छा हो पाएगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। और पीडीएफ जो है आज के सेशन का या डेली जैसा कि आपको मिलता ही है, लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ना, बिना किसी देरी के। हालांकि देरी तो ऑलरेडी हो ही गई है, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे लाइक शेयर कर ही दीजिएगा, अगर ना किया हो तो। मैं एकदम अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। गौरव सिंह, संजय, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, चंदा कह रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा आज पानी वानी लेके बैठिए, आराम से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी जो आपका 6th to 8th वाला लेवल है, एलिमेंट्री लेवल कह सकते हो आप इसको। कौन सा एक मेथड आपको बेस्ट लगेगा अगर हम बात करें किसकी? व्याकरण सिखाने की विधि, यानी कि ग्रामर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, और हिंदी की पेडागोजी इंग्लिश में, इंग्लिश की पेडागोजी हिंदी में बहुत हद तक हेल्प करती है। तो बताइए एक बार, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेशन मेथड? आंसर कीजिए। मैम टी शर्ट मिल गई आज, बहुत बढ़िया शिवांगी, ग्रेट। ऐप को थोड़ा सा अभी होल्ड पर रखना पड़ेगा, बट जितने भी लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी वो सब रिफंड हो जाएगा, और जो टी शर्ट है वो पहुंच ही जाएगी आप लोगों तक जिन्होंने भी अब तक ऑर्डर किया है। बताइए एक बार प्रशा, आंसर कीजिए। आंसर आप लोग कीजिए एक बार, स्लो क्यों चल रहा है ये? बी नहीं, आगमन विधि को हम यहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी कि इंडक्टिव मेथड को एग्जाम्पल टू रूल के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आंसर हुआ ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिमेंट्री लेवल पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल? बताइए एक बार। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, यानी कि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हिसाब से आप क्रिएटिवली इसको यूज कर पाए लैंग्वेज को। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, या विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास? कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, ये हमसे पूछा है। आंसर कीजिएगा। आज तो अकेले आप चाय का लुत्फ उठाया आपने, हाँ अकेले तो नहीं था वो, कल की पिक्चर थी, बेसिकली फ्रेंड थी एक साथ में। बताइए एक बार, बाकी चाय का लुत्फ तो उठाया ही जाता रहता है। आंसर करो एक बार, ग्रेट। आगमन मतलब डिडक्टिव, सॉरी आगमन मतलब इंडक्टिव, निगमन मतलब डिडक्टिव, ठीक है। आंसर कीजिए एक बार। अब आपके कमेंट्स थोड़े से फास्ट दिखेंगे। देखो, उद्देश्य नहीं है पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उद्देश्य ये नहीं है कि भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये कभी नहीं होता उद्देश्य बेसिकली, कि आप सिर्फ जो ग्रामर है उसको रट लें या उसके नियम आपको सारे पता हो, ये मेन उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ जाएं या नहीं, एक बार मैं देख लेती हूं। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है, यानी कि नियमबद्ध प्रकृति, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक रूल गवर्न्ड सिस्टम है। इस बात को समझना, इस नेचर को पहचानना और इसको एनालाइज कर पाना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा है और
आंसर करने का आप लोग प्रयास करेंगे और मैं देखने का प्रयास करूंगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सही है सही है सही है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोगों के बहुत ही तेजी के साथ। देखिए एक बार, आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, उद्देश्य है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य है, ना तो मुख्य है, ना एकमात्र है, ना नहीं है, है ना। बच्चा बेसिकली नियमबद्ध प्रकृति भी जान सके, एलिमेंट्री लेवल पर एनालिसिस भी कर सके, ये ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव्स हुआ। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव हुआ या उद्देश्य हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का विकास डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। अब इनमें से लगा लगा करके आपको देखना पड़ेगा कि किस समृद्धि का विकास और कहां कहां इसको उपयोग कर सकते हैं हम। बताइए एक बार। क्लियर नहीं दिख रहा? ऐसा होगा नहीं, आज तो क्लियर दिखना चाहिए। बस एक बार फोन को लेटा लो, मतलब कि ऐसे क्या कहेंगे उसको, हॉरिजॉन्टल मोड में देख लो, लैंडस्केप बोलते हैं आई थिंक, पोर्ट्रेट ये हुआ। हाँ ठीक है, बताओ एक बार। भाषिक समृद्धि का भाषा व साहित्य की अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जा सके, तो आंसर इसमें सी बनेगा। जो भाषिक समृद्धि यानी लैंग्वेज एनरिचमेंट जो है, वो भाषा को क्या करेगी, साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जा सके। चाहे आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, चाहे फिर आपके कोई भी और टॉपिक को या सब्जेक्ट को समझना हो, वहां आपको हेल्प कर सके। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो बेहतर है बाकियों से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। यानी कि जो एलिमेंट्री लेवल की आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उसमें हिंदी से रिलेटेड जो भाषाएं हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, इसका औचित्य क्या नहीं है, यानी कि इसका कौन सा एक ऑब्जेक्टिव या कौन सी एक बात एप्रोप्रिएट नहीं है इस विषय में। तो चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, या फिर हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना। आंसर कीजिए एक बार, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जूम करो, कितना जूम करें हैं। आंसर होगा इसका हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। ये कोई बहुत ही वैलिड रीजन नहीं हुआ कि जो हिंदी से रिलेटेड लैंग्वेज है या जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको हम प्रमोट करें, क्योंकि आक्रोश शांत करना हो, उसके साहित्य से आपको परिचित कराना हो, शैलियों से परिचित कराना हो, रचना से परिचित कराना हो, क्या लिखी गई हैं रचनाएं उस भाषा में, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, जो आपके इमोशंस हैं या उस टाइम के बारे में जितनी भी रचनाएं हैं उन सबसे जोड़ सकें, लेकिन आक्रोश को शांत करना मेन उद्देश्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या करें। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या करें अगर आपको विद्यार्थियों की रुचि जगानी है तो। पहला ऑप्शन है शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, या फिर पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। दीजिए जवाब एक बार, क्या करें ऐसा। ए क्यों होगा? शैक्षिक भ्रमण होता है फील्ड ट्रिप, ज्यादा से ज्यादा फील्ड ट्रिप का आयोजन कराने से क्या होगा, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। मतलब कि जो सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक्स नहीं होती, जो एक्स्ट्रा कहानियां वगैरह होती हैं, उसमें बाल साहित्य है, उन सबको भी यूज किया जा सकता है। क्यों? ताकि बच्चे की पढ़ने में रुचि जाग सके। पढ़ने में रुचि फील्ड ट्रिप करवा के तो नहीं जागने वाली, ठीक है। सहगामी क्रियाओं, जो पाठ्यचर्या सहगामी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो भी पढ़ने में रुचि तो नहीं जगाएंगी। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, करवाया जाना चाहिए में फिर से रीडिंग की रुचि नहीं बढ़ेगी। रीडिंग की जो आपकी मतलब पढ़ने की जो रुचि है, वो एक्स्ट्रा जो बाल साहित्य आता है या सप्लीमेंट्री बुक्स आती हैं बहुत सारी कहानियों से लेकर के तरह तरह की, उनके थ्रू बढ़ सकती है, जो नॉवेल्स वगैरह भी कहते हैं जिनको हम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, यानी एलिमेंट्री लेवल पर आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं, भाषाई आकलन यानी लैंग्वेज को असेस कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। डी फॉर डोसा, कौन है ये? बहुत ही बढ़िया, डी फॉर डोसा, थैंक यू ऐश। आंसर कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं, ये पूछेंगे। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना
असहनीय क्यों हो जाता था? बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी आएगा, लैंग्वेज 1 में भी आएगा, लैंग्वेज 2 में भी आएगा। 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको देखना है बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी सोच किस में निकलेगी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इन सब में ये 1 वर्ड आंसर हो जाएंगे, ये सब 1 वर्ड आंसर हो जाएंगे, फैक्चुअल आंसर हो जाएंगे। लेकिन आपको देखना है बच्चे का थॉट प्रोसेस किस में जागेगा। तो बच्चे का थॉट प्रोसेस नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। अब इस बच्चा क्या है, इसमें अपने खुद के थॉट का यूज करेगा, प्रयोग करेगा, दिमाग को क्रिएटिविटी जागेगी, अपने शब्दों में बात को कहेगा, अपने तरीके से प्रेजेंट करेगा। तो हमेशा उस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता हो। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। अर्जित लिखा हुआ है ना, अगर अधिगम लिखा होता तो हम क्या समझते, लर्निंग समझते, लेकिन अर्जित लिखा है, दैट मीन्स एक्वायर करना, ग्रहण करना, जिसमें नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से होता है। आंसर कीजिए, डी फॉर देहरादून। बहुत ही बढ़िया, अलग अलग आप लोगों की क्या कहें विचार हैं, डी फॉर देहरादून, डी फॉर ये, डी फॉर वो, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिए फटाफट से, पूरी एनर्जी के साथ। आप लोग आज 1 मिनट रुको यार। ग्रेट। अरे यार माइक पर, माइक चेंज करेंगे। इसका आंसर होगा एक्वायर करने के बारे में अगर हम बात करें तो समृद्ध भाषा परिवेश से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बात कर रहे हैं हम एक्वायर करने की, लैंग्वेज को एक्वायर करने की, तो ये अपने भाषा परिवेश से आएगी सबसे ज्यादा। बाकी चीजें सब सेकेंडरी हो जाएंगी, यहाँ बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, भाषा परिवेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा परिवेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। भगवान ही जाने, बताओ एक बार। भाषिक पठन सामग्री, क्योंकि अर्जन की बात हो रही है तो किताबें लेकर के तो आपके मम्मी पापा ने आपको अपनी भाषा बोलना नहीं सिखाया होगा, इतना तो हम समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली। समृद्ध भाषा परिवेश यानी कि जो आपका लैंग्वेज एनरिच्ड एनवायरमेंट है, जहां पर वो भाषा बोली जाती थी, आपकी कोई भी मातृभाषा हो सकती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि। बहुभाषिक कक्षा यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिस्टिक क्लासरूम, जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, या फिर शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। आंसर कीजिए एक बार, कौन सी बात सही होगी बताइए एक बार। ग्रेट। सी ऑप्शन, मतलब शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, एक्सेप्टेंस, बच्चे की जो भी मातृभाषा है यानी कि मदर टंग है उसको एक्सेप्ट कर सके आप क्लासरूम में। मल्टीलिंगुअलिज्म में ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ताकि हर एक बच्चा एक्सेप्टेड फील करे, अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना, लिखने में प्रॉब्लम है, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, भाषागत कोई भाषाघात है, बताइए एक बार। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मतलब डिस्ग्राफिया, बिल्कुल। लिखने से संबंधित हो तो ग्राफिया, पढ़ने से संबंधित होता तो डिसलेक्सिया पे चले जाते, और कैलकुलेशन संबंधी होता तो डिस्कैल्कुलिया। सी ऑप्शन होगा इसका, डिस्ग्राफिया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है, यानी कि हिंदी भाषा के विविध रूप कौन से हैं भाई? कोई एकांकी भी होगी, 1 एक्ट प्ले भी होगा, कोई लिटरेचर में कुछ और कविताएं भी होंगी, किसी के बारे में कोई साहित्य भी लिखा होगा, कोई कहानी भी होगी, ये सारे क्या है, अलग अलग विधा हैं। ठीक है बात। तो परिचित कराने के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, या फिर हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। ग्रेट, आंसर होगा हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। सिर्फ समाचार पत्र और विज्ञापन से अलग अलग रूप नहीं आ जाएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कविताएं कहानी सब आ जाएगा। हिंदी भाषा का साहित्य, एक तो लिटरेचर में आपकी अलग अलग फॉर्म्स होंगी, और अन्य मुद्रित सामग्री यानी कि और प्रिंटेड मटेरियल।
ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में नंबर लाना जितना आसान है उतना पूरे सीटेट में कहीं और लाना है नहीं, है ना। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। अब ध्यान से आंसर कीजिएगा, कौन सा एक जो है वो अंतर का आधार नहीं है, यानी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। लैंग्वेज सीखना यानी कि लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बीच का अंतर क्या नहीं है, अर्जित करना। देखो कई बार क्या है, यहां से ये पूछता है कि कौन सा अंतर है और आज पूछ लिया कि कौन सा अंतर नहीं है। तो भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण। अब जिन्होंने रटा हुआ है वो आंख बंद करके उत्तर देंगे ए, और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सबसे बड़ा आधार है भाषाई परिवेश, जो लैंग्वेज का एनवायरमेंट है। जो आधार नहीं है वो है व्याकरण। स्वाभाविकता हो, सहजता हो, भाषाई परिवेश हो, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा किसके बीच में, लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बीच में। भाषा अर्जन में कहीं भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, और भाषा सीखने में भी बेसिकली। तो ये मेन आधार जो है वो व्याकरण नहीं है, बाकी की तीन चीजें हैं। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। यानी कि एक क्वेश्चन किया गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। यानी कि भैया फीमेल्स को मतलब एकदम ब्यूटी का अभी पूरे मतलब मीडिया पर हल्ला हो गया था, क्योंकि ऐश्वर्या शेरॉन जो हैं वो मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी और वो यूपीएससी उन्होंने क्रैक कर दिया और वो आईएएस बन गई। मतलब हमने जोड़ दिया है ब्यूटी को और ब्रेनलेसनेस से कि भैया जो ब्यूटीफुल है वो दिमाग नहीं होगा, दिमाग है तो मतलब अजीब सी चीजें। ठीक, तो ये हमने कहीं ना कहीं बना दिया समाज ने कि भैया महिलाओं को एकदम सजाने धजाने की वस्तु बनाने की कोशिश। तो स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा करने को कहा गया है। डिस्कशन की बात हुई है। डिस्कशंस लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है, क्यों दिया गया है ये क्वेश्चन। सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, या फिर भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। आंसर कीजिए, एक बार आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो 18th का बी, स्त्री बंधन की चर्चा करना। बंधन की बात नहीं हो रही है यहां। देखो ये पॉइंट कुछ और है, वो तो बाद में बताया कि वही बेड़ी बन जाएगा फिर। ठीक है, यहां बात हो रही है कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, यानी कि जो वो कॉन्टेक्स्ट है उस पर चर्चा हो सके, जो सशक्तिकरण से लेकर या महिलाओं के ऊपर चर्चा हो सके। आपने इस बात से जोड़ दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। अब हम चाहें तो इस पे आधे घंटे तक बात कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग अपने आप में समझदार हैं और थोड़ा सा एग्जाम के भी हम फोकस कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने के लायक टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। बेसिकली एक शब्द उठाया उन्होंने, ठिठियाकर हंसने लगी। अब इसमें आना जो प्रत्यय है जिसको हम सफिक्स कहते हैं, लास्ट में ऐड होता है। अब इस आना प्रत्यय लगा करके 4 शब्द बनाने को कहा है ना। तो ठिठियाना हो गया, और दुनिया भर के आप खुद बना लीजिएगा, है ना। बतियाना हो जाएगा। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। ये किस प्रकार का प्रश्न है, बेसिकली इंपॉर्टेंट वो नहीं है, आपसे ये पूछा है कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, आप इससे क्या समझना चाह रहे हैं। प्रत्यय का समस्त ज्ञान करवा रहे हैं आप बच्चे को, सूत्र शैली व्याकरण सिखा रहे हैं, संदर्भ में व्याकरण सिखा रहे हैं, या पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण है ये। आंसर कीजिए। देखो व्याकरण या ग्रामर जहां भी आता है, मैंने आपसे एक सिंपल चीज कही हुई है हर जगह पर, चाहे आप कहीं भी जुड़े हो मेरे साथ, संदर्भ में व्याकरण यानी कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही ग्रामर आए, कॉन्टेक्स्ट जहां दिखे वो बेस्ट है। हालांकि आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए ठीक से, कई बार उल्टा भी पढ़ सकता है, बट अगर एक ट्रिक आप समझना चाहें ग्रामर को लेके, तो संदर्भ में व्याकरण सीखना सबसे बेहतर होता है, बजाय कि रूल्स को रटना, है ना। कॉन्टेक्स्ट में, फंक्शनल ग्रामर भी कह देते हैं इसको हम। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। मतलब जो आपका एलिमेंट्री लेवल है उस पर किस चीज को परिचित कराने में, पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, या साहित्यिक विधाओं से। आंसर कीजिए। साहित्यिक विधाओं से किस से? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पढ़ाते हैं हम, बिल्कुल एग्जैक्टली। डी ऑप्शन, यानी साहित्यिक विधाओं से। जो विभिन्न विधाएं हैं साहित्य की, जो लिटरेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन पर हम लेकर के जाते हैं। चाहे वो आपकी अलग अलग तरह की विधाएं हैं ना, किसी में
किसी और चीज के बारे में होगी, कोई अगर झांसी की रानी के बारे में कोई कविता लिखी है तो वो कुछ और होगी, कहानी लिखी है तो कुछ और है, कोई वृत्तांत लिखा है तो कुछ और है, एकांकी है तो कुछ और है। मतलब अलग अलग जो विधाएं हैं उन पर बच्चे जान पाए, उनसे जुड़ पाए। आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाएं, अलग अलग जो आपकी विधाएं हैं उन पर पाठ दिए गए हैं। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, या दर्शाए सभी विकल्प। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। और सेफ हैं आप लोग, उम्मीद तो जाग गई है देखो सीटेट होने की। और देखो अब कब होता है, सितंबर में तो बहुत कम चांसेस हैं, सितंबर में तो नहीं होगा, बट हाँ हम कह सकते हैं कि एक रास्ता खुल गया है ना। बात करेंगे इस पे। ग्रेट, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं, मैं चाहती तो हूं नाम लेना बट फिर सब शुरू हो जाएंगे। आंसर करो एक बार, बताओ एक बार। डी, दर्शाए सभी विकल्प, यानी कि जितने भी विकल्प जो हैं, जितने भी ऑप्शंस ऊपर दिखाए गए हैं, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों? क्योंकि जिससे बच्चा विभिन्न रंगतों से भी परिचित होगा, भाषा की प्रसिद्ध रचनाकारों को भी जान पाएगा, किसने किस तरह की रचना की है, साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करता है कि भैया वो खुद भी कल को लिटरेचर को लिखने के लिए प्रेरणादायी बात साबित हो सके, वो भी इंस्पायर हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाना चाहेंगे हम हिंदी को एलिमेंट्री लेवल पर। बेसिकली एलिमेंट्री भी हटा दोगे तब भी क्वेश्चन जो है सेम रहेगा। 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। बताओ एक बार, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। बताइए एक बार कौन सी बात सही लग रही है आपको, आंसर कीजिए। सीटेट डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, क्या करें आप ही बताओ। प्रीति कल बात करते हैं इस पे, कल दिन में बात करते हैं इस पे, 2 बजे 3 बजे जब भी बात करते हैं, सुबह में भी पॉसिबल है। सी फॉर कोरोना, वाह गौरव बहुत बढ़िया है। ऐसे सी फॉर कैट की जगह कोरोना पढ़ाया करेंगे हम अपने बच्चों को यदि आए तो दुनिया में। बताइए एक बार, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु पता करना, ये बात ठीक है कि स्किम कर पाए आप। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप लैंग्वेज को यूज कर पाए, ये बात भी ठीक है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, कभी भी ग्रामर को रटना, कंठस्थ करना, रोट मेमोराइजेशन करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण जो है संदर्भ में बेहतर सीखी जाती है, कॉन्टेक्स्ट में बेहतर सीखी जाती है, तभी हम एग्जाम्पल टू रूल की बात करते हैं। आगमन विधि को हम बेहतर बताते हैं निगमन की जगह। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। सबसे कम सहायक यानी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट या नॉट सो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग या संचार माध्यमों का प्रयोग, या फिर डी ऑप्शन अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। कॉल माय नेम। समीर सौरभ, आपका तो 3-4 बार तो नाम ले ही लेती हूँ मैं, आप बाकी जगह भी अनअकैडमी पर भी थे आज। मैम यू लुक वेरी नाइस, धन्यवाद दीपिका। और बताइए, दिन में क्लास नहीं हुई आज, हाँ बट होगी, एक दिन होगी, है ना। मेरा पूरा जो रूटीन है वो गड़बड़ाया हुआ है आजकल, बट मैं प्रयास कर रही हूँ कि चीजें अच्छी हो जाएं। टी शर्ट नहीं पहुंचे अभी तक, पहुंच जाएगी उषा जी, सभी की टी शर्ट्स पहुंच जाएंगी। बताइए एक बार, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग सबसे कम महत्वपूर्ण, हाँ 4 ऑप्शंस में से बी ही है। क्यों? क्योंकि समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, यानी एक लैंग्वेज एनरिच्ड क्लासरूम या एनवायरमेंट मिल पाए। संचार माध्यमों का प्रयोग, यानी कम्युनिकेशन का हम यूज कर पाए, चाहे वो फोन के थ्रू हो, रेडियो हो, टीवी हो, लोगों का डिस्कशन हो। अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, इसको हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। मतलब आप उस भाषा से, मान लीजिए आप हिंदी मीडियम है, आपका पूरा हिंदी को आधार बनाया हुआ है, तो जब आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तब भी आप हिंदी सीख रहे हैं, या हिंदी के थ्रू आप इतिहास सीख रहे हैं, तो मतलब लैंग्वेज पूरे करिकुलम में हेल्प कर रही है आपकी, ये बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे, यानी कि जब आप एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों के लिए लिटरेचर को चूज कर रहे हैं कि कौन सा लिटरेचर उनको प्रोवाइड कराया जाए, कौन सी सिलेबस में क्या हो उनके। बताइए एक बार, सर्वाधिक ध्यान आप किस बात का रखेंगे, रचनाकार की प्रसिद्धि, रचनाओं की लंबाई, बच्चों का स्तर और रुचि, या फिर सरल भाषा यानी कि इजी हो लैंग्वेज, है ना। इजी नहीं है, बताइए एक बार। बी फॉर बिहार, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
आंसर कीजिए आप लोग। 10:30 बजे भी लगभग 4,000 लोग जुड़े हुए हैं, ग्रेट। मतलब कई बार आप लोग इतना मोटिवेट कर देते हैं मुझे मतलब चीजें अगर ठीक नहीं चल रही होती तब भी सेशन स्किप करने का मन नहीं होता। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? बताइए। बच्चों का स्तर और रुचि, भाई जिस लेवल के बच्चे हैं उसके हिसाब से तो आप कंटेंट चूज करेंगे। अगर आप 2 साल के बच्चे को प्याजे पढ़ाएंगे तो उसको क्या ही समझ में आएगा, ठीक है बात। लेवल और इंटरेस्ट, भाई इस एज के बच्चे, अगर कोई एडोलेसेंट है तो उसके जीवन का इंटरेस्ट, मेरे एग्जांपल्स भी वैसे ही होंगे जैसे आप लोग सामने बैठे होंगे, है ना। तो सभी के वैसे ही होते हैं बेसिकली, जहां आप होते हैं जिस तरह का माहौल होता है वैसी ही चीजें आप अपना लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा कनेक्ट हम तभी कर पाएंगे ना जब चीजें हमारी लाइफ से जुड़ पाए। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है, यानी कि इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इफेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज को असेस कर रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन बेस्ट रहेगा बच्चे को असेस करने के लिए या आकलन करने के लिए उसकी भाषा का? बताइए एक बार। बताएंगे सीटेट के बारे में, कल बताएंगे। 120 का सी क्यों नहीं होगा? डिस्कस कर लेंगे, अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी 140 पे आ चुके हैं, हमें 20 क्वेश्चन पीछे जाना पड़ेगा। बताओ, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? बादल के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। देखो कितना प्यारा है ये। जब बच्चे को आप इन्वॉल्व कर देते हो ना, अपने शब्दों में लिखो, अपने अनुभव लिखो, अपने आप को अभिव्यक्त करो, तो वो बेस्ट क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि अब वो उसमें रटने का प्रयास नहीं करेगा। जो उसने सच में सीखा होगा भाषा का प्रयोग वो तरीके से करके दिखाएगा खुद से, जो उसकी अपनी नेचुरल प्राकृतिक अनुभूति होगी उसको वो अभिव्यक्त कर पाएगा। वाह वाह, बहुत भारी हो गया। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। एक टास्क दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, एक प्रश्न है कि अपनी मातृभाषा में, यानी कि आपकी जो मदर टंग है, किसान पर लिखी गई कोई कविता है, अपने मित्र व शिक्षकों को सुनाओ अपनी मातृभाषा में, जो भी आपकी मदर टंग हो। मे इट बी भोजपुरी और मेड भी कोई और भी भाषा, जो भी आपके क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, आपकी मदर टंग हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मलयालम हो सकती है। कक्षा में मनोरंजन का साधन है, कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, या कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। 8 से 10 टॉपिक नहीं है हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी में मिला करके, मतलब दोनों में 8-8, 10-10 टॉपिक हैं। और वो 1 घंटे का जो मैराथन सेशन लिया था उस दिन हिंदी पर जरूर देख लेना, सारे क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। देखिए एक बार, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करना, ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल एलिक्सर है, मतलब बहुत ही एकदम इतना प्यारा शब्द है कि आपको कई नंबर दिला जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, एक एसेट है, एक बेहतरी का तरीका है जिससे हम बच्चों को एक्सेप्टेंस दे सकें, स्वीकार सकें। आपको कभी भी उसकी मातृभाषा को अवहेलना नहीं करनी है, उसकी मातृभाषा की, बच्चे की, है ना। बच्चा जो भी लेकर के आए वो अच्छा है, वो संसाधन है। यानी कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म को पोषित कर रहे हैं, आप एनरिच कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का खुलकर प्रयोग कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए, सबको एक्सेप्टेड फील हो। और कोई भी बच्चा ऐसा फील ना करे कि भाई मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अपनी भाषा का प्रयोग करने नहीं दिया जा रहा, और जो भाषा स्कूल में बोली जाती है वो मैं बोल नहीं पाता ठीक से। ऐसा नहीं होगा, हर कोई फिर अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहेगा, एक्सप्रेस करना चाहेगा। ठीक है बात। कौन दुखी है ये? मैम मेरे को कोरोना हो गया था। सिमरन अभी आप ठीक हैं, इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए अपने आसपास वालों का और अपना भी, आप सभी भी, इवन और मैं भी, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, लीस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों का भाषा आकलन के लिए पोर्टफोलियो, अवलोकन, बातचीत, जांच सूची। आंसर कीजिए एक बार। भाषा का आकलन करना है, ये देखिएगा, ये चारों टूल खराब नहीं है, लेकिन जब आप लैंग्वेज को असेस कर रहे हैं तो कौन सी एक चीज कम महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा है। बताइए एक बार, जवाब दीजिए। जनता जवाब चाहती है, मतलब जनता तो नहीं चाहती है। डी है। अच्छा, लॉक कर दें डी को। जांच सूची यानी कि चेक लिस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, चेक लिस्ट। अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आप हमेशा मौका देते हैं कि वो ऑब्जर्व करे, अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी बात में कहे, अपने तरीके से कहे। पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो ही कहते हैं, बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। ये पोर्टफोलियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पूरी जो एक रिग्रेस रिपोर्ट है, उसकी जो भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, बच्चे ने जो भी अचीवमेंट्स हैं उसके सारे मिल जाएंगे आपको पोर्टफोलियो की फाइल में, आगे तक के पीछे तक के, मतलब आगे तक तो नहीं बट पीछे तक के सारे।
फिर है बातचीत, कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है। अवलोकन यानी बच्चे ने जो ऑब्जर्व किया उसको वो अपने तरीके से कैसे अभिव्यक्त कर पाता है, बढ़िया है। लेकिन चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में क्या होगा, ये 5 कॉलम है, अब इसमें से आपको यस नो बताना होगा। इससे क्या होगा, फिर कौन सी भाषा का आकलन किया आपने, जस्ट आपको आंसर्स मिल गए अपने। तो चेकलिस्ट बहुत अच्छा तरीका नहीं है अगर हम बात करें लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज यानी भाषा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो चेकलिस्ट यानी जांच सूची जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती हैं, वे बच्चों के नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती हैं, राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। आंसर कीजिए। हाँ, हेयर कट बता दें, सब बता दें आपको, है अंगिनी? अरे यार बहुत ही रेट्रो यही चल रहा है जमाने भर से। मुझे 2 ही नाम पता है, एक लेजर और एक स्टेप, बाकी मुझे कुछ पता भी नहीं है। बताओ एक बार। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती हैं, इस पे कभी और बात करेंगे, इंस्टाग्राम पे बात करेंगे इस बारे में। ये बहुत ही अपने आप में हास्यास्पद स्टोरी बन चुकी है इस बार का हेयर कट। बताओ एक बार। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती हैं, 7th क्लास की टीचर है राधिका, बच्चों के को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं कि भाई ये ताजमहल है, ये रोहित है, ये रीना है, ये विनोद है ना। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स देती हैं और फिर बताती हैं कि ये सारे नाम क्या हैं, संज्ञा हैं, इनको नाउन कहते हैं। आंसर कीजिए एक बार। तो राधिका द्वारा प्रयुक्त जो विधि है, इन टीचर ने जो मेथड यूज किया है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके पास निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि यानी कि फॉर्मूला मेथड कह देंगे, और फिर है भाषा संसर्ग विधि। बताइए एक बार। किस दिन इन मेथड्स पे भी बात कर लेंगे, हिंदी के मेथड्स में आपके साथ डिस्कस कर दूंगी एक दिन, इंग्लिश के तो किए हुए हैं। आगमन विधि कह रही है रचना, रचना देखें आप सही कह रहे हैं कि नहीं। आगमन विधि है ये, बिल्कुल बात आपकी सही है। निगमन में क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं निगमन को, और ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं होता, बेहतर तरीका होता है आगमन विधि, क्योंकि बच्चे को आप एग्जाम्पल टू रूल लेके जा रहे हैं, नोन टू अननोन लेकर के जा रहे हैं, यानी उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उसके एक्सपीरियंसेस से, उसके अनुभव से आप जोड़ रहे हैं आपके आने वाले ज्ञान को। यानी कि इंडक्टिव मेथड का उन्होंने प्रयोग किया है, पहले एग्जाम्पल्स का यूज किया और फिर उन्होंने रूल बताया। ठीक है, पहले उन्होंने बताया भाई ये बोर्ड पे 4 नाम लिख दिए, फिर बताया कि जो ये सारे नाम हैं, जो भी संज्ञा की परिभाषा होती थी, वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो परिभाषा बाद में बताई, यानी एग्जाम्पल पहले दिया, बाद में रूल की बात की। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड बेहतर भी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, कई लोग तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक बहुत सही, बी फॉर विनोद बहुत बढ़िया, शुभम गजब। कैसे कैसे ट्रेंड है ना हमारे इंटरनेट पे, लोग इतने वेले हैं। हिंदी वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मयंका 2-4 दिन आप मेरे साथ डिस्कस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारे वर्ड्स ट्रांसलेट भी कर दूं, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले जिनको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होगी उनको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये अपना तरीका है, ये अपना फंडा है जिससे आप नंबर गेन कर सकें, है ना। देखिए एक बार, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए 8वीं कक्षा में पढ़ाते हैं अली, ओहो हो अली, रुको रुको, दिमाग और दिमाग 2 शब्द हैं, एक गलत है इनमें से, ओहो हो, ठीक है। इन्होंने कहा है वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों का, भाई बच्चे गलतियां करते हैं ना लिखते समय, नीचे शब्द का ठीक रूप लिखते हैं। मान लीजिए बच्चे ने दिमाग लिखा था तो उसके नीचे लिख दिया उन्होंने दिमाग, ठीक। दोनों में अंतर करने को कहते हैं फिर कि देखो अच्छा बताओ इनमें से, दोनों में से क्या अंतर है इनमें और कौन सा ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उन्होंने सही आंसर बताया नहीं, ये नहीं कहा तुमने ये गलत लिख दिया चलो लेकर के जाओ उसको ठीक करके आओ, उन्होंने सिर्फ प्रेजेंट कर दिया सही आंसर भी, दोनों में कंपैरिजन करने को कहा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बेहतर तरीका है पढ़ाने का, बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना, या फिर शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, यानी स्पेलिंग वर्तनी मतलब सही स्पेलिंग की जानकारी देंगे आप, या फिर अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, यानी ऑब्जर्व करके बच्चा सही स्पेलिंग की ओर उसका जो अटेंशन है वो जा सके, या फिर आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बनाना, यानी जो असेसमेंट है उसको फ्लेक्सिबल बना दिया और फैसिलिटेट कर दिया। आंसर बताइए एक बार। मैम मैं बहुत सैड हूं अपनी लाइफ से, क्या करूं? अमृता, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ भसड़ है, तो हमें उसी में देखना है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जीना भी जरूरी है क्योंकि टाइम तो आपका चला ही जाएगा, सभी को मरना है एक दिन, तो कुछ है नहीं ऐसे हारने को, ये याद कर लिया करो, खुशी अपने आप आ जाएगी। बताइए एक बार सचिन। ग्रेट।
बहुत बढ़िया पंडित जी। देखिए एक बार, अच्छी शायरी है आपकी। आंसर कीजिए। अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, यानी कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करने का मौका दे रहे हैं। जब उसने देखा कि दिमाग और दिमाग दोनों लिखे हुए हैं, तो आप उसको पहले ऑब्जर्व करने का मौका दे रहे हैं, अवलोकन का मौका दे रहे हैं, और फिर उसको ऑटोमेटिकली, क्योंकि कहीं तो पढ़ा होगा ना, 7वीं तक आया है, तो ऐसा तो नहीं है उसके सामने दिमाग वर्ड नहीं आया होगा, तो आप उसको सही स्पेलिंग चूज करने का भी मौका दे रहे हैं। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा कि बच्चा खुद सही अपने सवालों के जवाब आप खुद पाएं अपने एक्टिविटीज के थ्रू, है ना। वो तमाशा का लास्ट सीन याद कर लीजिए, कैसे अपनी कहानी का अंत मुझसे पूछता है, तो वही यूज करना है आपको। बच्चे को आंसर तक पहुंचाना है, बताना नहीं है हमेशा, ठीक है। मतलब आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना, ये उद्देश्य यहां नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम इससे, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सही वर्तनी भी सीख जाए और ऑब्जर्वेशन पावर भी बेहतर हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। लिखित अभिव्यक्ति यानी कि राइटिंग स्किल्स या राइटिंग एक्सप्रेशन में लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। मेरी एमबी खत्म हो गई, भिजवा रहे हैं नीतू जी, अभी भिजवा रहे हैं हम। ये पहले कुछ लोगों को ब्लॉक भी कर ही दें, बहुत दिन हो गए, जमाने हो गए किसी को ब्लॉक नहीं किया। देखिए एक बार, कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ती हो। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे। या फिर नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। आपको की पॉइंट मिल गया होगा, अपने शब्दों में लिखो, है ना। अपने शब्दों में लिखो, संदर्भ से जोड़ो, अपना एक्सपीरियंस लिखो, अवलोकन करो, अपनी बात को कहना। तो सबसे बेहतर रहेगा कि वो अपने दिमाग का मुक्त उत्तर वाला प्रश्न आपने उसको दे दिया, तो बेस्ट रहेगा जब वो अपने शब्दों में इस घटना को लिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक, यानी लिखने पढ़ने यानी रीडिंग और राइटिंग की जो कुशलता है, इसको बेहतर करना है, इन दोनों स्किल्स को यदि, तो कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी या सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी, हेल्प करेगी। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। सबसे कम पूछा है, एग्जैक्टली सबसे कम पूछा है, मतलब लास्ट वाले में देख लेंगे एक बार, देखेंगे। आंसर कीजिए अभी। प्रदूषण पर निबंध लिखवा दें क्या? नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने दोनों की कुशलता की बात हो रही है। तो कहानी पढ़कर सवाल बनाना मतलब लिखना, उनके सही आंसर्स, मतलब रीड भी करोगे और राइटिंग भी होगी। तो सी ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। श्रुत लेख का कार्य हो गया सिर्फ लिखने का काम, पढ़ेगा नहीं ना, बस सुनेगा और लिखेगा, जिसको डिक्टेशन कहते हैं हम। सुलेख तो होता ही है बस देख देख के सुंदर सुंदर राइटिंग करना, तो उससे पढ़ना अच्छा नहीं हो पाएगा उतना, जितना कहानी पढ़कर सवाल बनाने में ज्यादा दिमाग यूज होगा। इस क्वेश्चन में आप कह रहे थे सबसे कम यूज हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने एक नंबर छोड़ दिया आज, ठीक है। सबसे कम मतलब लीस्ट, और मैंने कह दिया सबसे बेहतर वाले को, तो ये गलत था आंसर। अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत पर डांट पड़ी हो। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे। क्वेश्चन क्या है? लिखित अभिव्यक्ति यहां भी ठीक है। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो, यहां भी ठीक है। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे, हाँ यही लग रहा है। बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट से। ए होगा इसका, दीपिका कह रही है। कविता की अधूरी पंक्ति को देखकर पूरा करो, हाँ लिखित अभिव्यक्ति है ना, इसमें फिर भी आप सोचोगे तो ए ही लेकर के चलेंगे, इसको ए को ही लेकर के चलेंगे, बाकी इसको एक बार रीचेक के कैटेगरी में डाल देना, ठीक है। ठीक है, बात आगे बढ़े, क्योंकि यहां भी बच्चा सोचेगा, बट लिखने की बात यहां भी नहीं हुई है। बट मच बेटर है कि सिर्फ देखकर पूरा करना, वो उससे कोई राइटिंग एक्सप्रेशन बेहतर नहीं हुआ, जस्ट बच्चे ने रोट लर्निंग कर ली, देख करके लिख लिया। तो इसलिए एक के साथ जा रहे हैं अभी हम। और क्वेश्चन नंबर 147 है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, यानी कि जो मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट है एक क्लासरूम का, उसकी डिमांड क्या होगी। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया गीता, धन्यवाद। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, प्लीज कॉल माई नेम। नितेश कान, ऐसा बहुत कम होता है। बताइए एक बार, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, बच्चों को 4-4 भाषाएं पढ़ाई जाएं, या फिर बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल न हो। आंसर कीजिए।
सबसे ज्यादा मांग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल आकलन ना करें, चार चार भाषाएं पढ़ाई जाएं, ये कोई तुक तो बनी नहीं। बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। फिर वो नई लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा कैसे सीखेगा, टारगेट लैंग्वेज। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, उसको वैल्यूड फील हो, एक्सेप्टेड फील हो, स्वीकार करेंगे, यूज करने देंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो आगे कोई और भाषा नहीं सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़े। बस 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिंदी एट एलिमेंट्री लेवल। आंसर कीजिए एक बार। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, या फिर हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, या फिर हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना। आंसर कीजिए। अब नहीं मिलेगी यार टी शर्ट, अभी टेक डाउन कर दिया है। अगर होगा ओपन तो अमेजोन से मिलेगी, अभी उस पर कोई फाइनल वो नहीं है, वो वैसे भी मजे मस्ती के लिए निकाली थी। आंसर कीजिए। अभी रुक जाओ कुछ दिन। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, उतना तो सुंदर नहीं लग रहा हमें। हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, ये भी कोई तुक तो हुई नहीं। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, या हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना। आंसर कीजिए एक बार। यही होगा सी ऑप्शन, सिंपल, कि आप मौका दे रहे हैं अलग अलग जान पाए बच्चा रूपों को। ठीक है, सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू प्रियंका, आप लोगों से बनता है वंडरफुल एनर्जी जो है वो आप ही लोग ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुहावरे और लोकोक्ति आप जानते हैं, इडियम फ्रेजेस कह लीजिए, आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा इनके शिक्षण के संदर्भ में? उनकी परिभाषा याद करना, यानी उनको याद करवा देंगे बस, उनके अर्थ जानना, उनका क्रम याद करना, या फिर संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। ग्रेट उषा जी। यार ऐप का ही कुछ इशू चल रहा है, हो सकता है ऐप को हटाना पड़े कुछ टाइम के लिए। देखिए एक बार, मतलब ऐप का और मेरा मतलब 36 का आंकड़ा बन चुका है, पता नहीं वो क्या, मतलब ऐसे मैच नहीं खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, जो भी बोलते होंगे। संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, यानी कॉन्टेक्स्ट में आप मुहावरे और लोकोक्ति को यूज कर सकें जब जरूरत पड़े। मुझे बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्ति याद आ जाते हैं समय पढ़ने पर, है ना। तो ऐसे ही संदर्भानुसार यानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बच्चा प्रयोग कर पाए, तभी तो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सिर्फ रट लिया और कभी जीवन में यूज ही नहीं किया तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ फिर, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज के लिए आखिरी होगा, है ना। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, यानी कि जो आपके क्लासरूम में बहुभाषिक यानी मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं, उनके प्रति आप सेंसिटिव हैं, यानी आपकी क्लास में अलग अलग कल्चर के बच्चे भी होंगे और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे भी होंगे। तो उस केस में अगर हम बात करें, अगर आपको उसके प्रति सेंसिटिव रहना है और उस चीज को विकसित करना है, सेंसिटिविटी को, तो क्या करें? भाषा नीति की जटिल समस्या है, हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है, हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है? जवाब दीजिए, जवाब, आंसर कीजिए। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए ये बताओ। मैं तो मुहावरों को बहुत यूज करती हूँ। ग्रेट आयशा, और बताइए। डी, यानी हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है कि भाई हम मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि सभी भाषाओं के प्रति रिस्पेक्टफुल हो पाए और सभी कल्चर को एक्सेप्ट कर पाए, अलग अलग जो विभिन्नता में एकता की बात है उसको हम एक्सेप्ट कर पाए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिंदी या फिर लैंग्वेज। ठीक है बात। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते सभी लैंग्वेजेस को, सभी कल्चर को, सभी लोगों को, तो फिर हम शिक्षित नहीं है, शायद सिर्फ साक्षर ही हैं, है ना। खैर ये तो एक अलग बात हुई। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए ये थोड़ा बताइएगा। प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की, मैथ्स वगैरह भी, मतलब मैथ्स पेडागोजी ऑब्वियसली। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। और सेशन कैसा लगा ये बताइएगा। बहुत टाइम बाद एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फील की है आज। और ये जो पीडीएफ होगा ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। बाकी अगर आप बाकी सोशल मीडिया पर हैं और चाहते हैं फॉलो करना तो आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर। तो पीडीएफ ही मिलती है, यहाँ कोई और बात नहीं होती। पीडीएफ या फिर जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो, या अनअकैडमी पर अगर कुछ फ्री क्लासेस हो तो। एमपीटेट का अच्छा चलो देखते हैं यार, एमपीटेट का ना
कल डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। सुपर्ब सेशन, थैंक यू सो मच। दीप बता नहीं कितने राइट हैं, बीच में आ गए तो हम शुरू से नहीं देखा, कोई बात नहीं प्रेयर बाद में कमेंट कर देना देख करके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा ताकि पता लगे कि आप आए थे और आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, यानी कि प्रेजेंस को हम जान पाए कि आप आए थे। ठीक है बात। चलिए फिर बाकी बी और ओन कांस्टेंट अपने साथ बने रहें, है ना। टेक केयर, ध्यान रखिए, कल मिलते हैं। कोई डाउट हो कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू सो मच।